मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं। मंजिलें क्या है, रास्ते क्या हैं, हौसला हो तो फासला क्या है। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का साइंस का एक बहुत ही शानदार चैप्टर आपके सामने लाया हूँ, जिस चैप्टर को पढ़ के मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। जिस चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं लाइट होता क्या है। देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। लाइट की बात हो गई यार, इस ब्यूटीफुल वर्ड को विदाउट लाइट वी कांट सी। किसी भी चीज़ को देखने के लिए बच्चों हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आंखें और लाइट। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे, वो चीज़ हमारे लिए विजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहली बात हमने जाना कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए, इस खूबसूरत सी दुनिया को देखने के लिए, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत है। विदाउट लाइट वी कांट सी एनीथिंग अराउंड अस। तो पहली बात तो ये हो गई। दो तरह का ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे, लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस। दी ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी जिनके पास खुद की रोशनी होती है उन्हें हम लुमिनियस लाइट बोलते हैं, जिनके पास खुद की रोशनी नहीं होती है उन्हें नॉन लुमिनियस बोलते हैं। ठीक है। नेचर ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जस्ट लाइक अगर आप साउंड की बात करते हैं तो साउंड को कहीं ना कहीं एक मीडियम की जरूरत होती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम, यानी साउंड को जैसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं है लाइट के अंदर। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट मीन्स दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। ये बात मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बच्चों कि इसका नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इसकी हम वेवलेंथ की बात करें बच्चों, तो ये लाई करता है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक। चलिए इसके अगले पॉइंट्स की तरफ अगर हम बढ़े तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट हमेशा ही एक सरल रेखा में गमन करती है। स्पीड ऑफ लाइट बच्चों होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखनी है। चलो अब आते हैं आपके टॉपिक पे। What do you mean by reflection of light? The process of sending back of light after reflecting on a surface is called reflection of light, या आप ऐसे कह सकते हैं the process of sending back the light rays which fall on the surface of object is called reflection of light। मतलब ये हुआ, अगर किसी सतह पे कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है, कोई लाइट रेज पड़ रही है और उससे पढ़ के वापस चली जा रही है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बच्चों कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, मैं चाहता हूं कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें समझाऊं, और इट इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस ऑफ क्लास 10th इन इंग्लिश मीडियम। इससे पहले मैंने जो भी पढ़ाया था बच्चों हिंदी मीडियम को पढ़ाया था। इट इज़ माय फर्स्ट लेक्चर इन इंग्लिश मीडियम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आपको थोड़ा आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं बच्चों, तो इसके बाद अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर मैं बात करूं, एक नॉर्मली एक प्लेन मिरर की बात करता हूं। अगर मैं कोई सा भी एक प्लेन मिरर ले लूं बच्चों, यहां पे देखिए, अगर मैं एक प्लेन मिरर लेता हूं, और आपको पता है कि प्लेन मिरर की एक सतह पॉलिश्ड होती है और एक सतह जो होती है वो क्या होती है, एक पॉलिश होती है और एक जो होती है बिल्कुल जो है विदाउट पॉलिश होती है। चलिए ये है हमारा एक लाइट रेस, जो कि अगर जो लाइट आती है उसको हम कहते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये वाला जो लाइट रे है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बच्चों, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, है ना। और ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसके ऊपर जो नॉर्मल होता है, जो 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग नॉर्मल। ठीक है। अब ये जो दोनों के बीच में बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
जो मैंने यहाँ पे टर्म्स थे वो मैंने आपको बता दिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो बच्चों, द एंगल ऑफ, अच्छा यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे दे दिया, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं इसको बच्चों कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट और सेकेंड कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, चलिए अब मुझे पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से समझ में आ गया। इस पे अगर मैं एक क्वेश्चन थोड़ा आपको समझाऊं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जैसे एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, अगर एक रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे और इसके साथ वो मान लेते हैं 40 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और आपसे यहाँ पे सवाल पूछे कि एंगल आर बराबर वाट, तो क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं कि एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी? मैं वेट करूंगा इसका। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो आप जरूर इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब जरा बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं इसको कई पार्ट्स में बनाऊंगा, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट इज अ प्लेन मिरर, आप देख सकते हैं प्लेन मिरर। अगर हमने मिरर की टाइप की बात अभी नहीं किया, बट मिरर की बात करता हूं। मिरर क्या होता है भाई? मिरर सिंपल एक कांच का टुकड़ा होता है जिसकी एक सतह पॉलिश की होती है और दूसरा जो होती है वो मतलब चिकनी होती है। एक स्मूथ सरफेस होता है और एक पॉलिश किया हुआ सरफेस होता है। तो आप देख सकते हैं दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज ओपेक सरफेस, या यूं कह सकते हैं पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ सरफेस, और ये वाला है आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यही वो प्लेन मिरर है जिसका हम लोग अपने घरों में, ड्रेसिंग टेबल में इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। मैं आपको बता दूं, दो तरह के सरफेस होते हैं, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो जाहिर सी बात है यार अच्छे से रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अगर स्मूथ सरफेस नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं आपको जरा समझा दूं बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ। देखिएगा, अगर मैं बात करूं रेगुलर रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस, अगर स्मूथ सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, और अगर रफ सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कंक्रीट वॉल, जैसे इसके जैसा हो गया तो उसको हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं आप, ये स्मूथ पे एकदम बिल्कुल रेगुलर, हमेशा एकदम रेगुलर वे में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सरफेस क्या है, रफ है थोड़ा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जरा अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन मिरर, यानी यूं कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर कि प्लेन मिरर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली बात कि द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। पहली पॉइंट मैंने बताया आपको कि हमेशा जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगा वो कैसा होगा भाई, वो इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा, और कैसा होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है और यहाँ पे कुछ ऐसे 10 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जस्ट इसके 10 सेंटीमीटर बिहाइंड ही इमेज बनेगा। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। इमेज इन द प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ कि अगर आप बाएं कान को टच करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे राइट कान को टच कर रहे हैं। अगर आप बच्चों आर ऐसे लिखते हैं, अगर आप आर ऐसे लिखते हैं तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं बच्चों लैटरली इन्वर्टेड इमेज। चलिए, आई विश कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। चलिए, a robot is standing at a distance of 8 meter away from a plane mirror. At what distance from him will his image be formed? कह रहा है कि एक रोबोट जो है ना कि कितना दूरी पे खड़ा है एक प्लेन मिरर से, 8 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर फ्रॉम हिम। अगर कहेगा प्लेन मिरर से कितना पीछे बन रहा है
तो आप कहेंगे 8 मीटर। लेकिन अगर सवाल ऐसे कहेगा कि भैया इसका जो डिस्टेंस है कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम हिम विल हिज इमेज बी फॉर्म, यानी ये बंदा जहां पे है, रोबोट जहां पे है, वहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, तो आप देखिएगा 16 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ अब 8 नंबर। नाउ इफ ही मूव्स ए डिस्टेंस 2 मीटर टुवार्ड्स द मिरर, अगर वो रोबोट किसकी तरफ, प्लेन मिरर की तरफ 2 मीटर आगे बढ़ गया, तो फिर उसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो बच्चों हो जाएगी 12 मीटर। अब जो जरा थोड़ा सा आगे की बढ़ते हैं, अब मिरर की बात करते हैं, हमने प्लेन मिरर की बात कर ली है ना। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे मिरर जिसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, और स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक कन्वेक्स होता है, एक कनकेव मिरर होता है। आप देख सकते हैं ये कनकेव है और एक कन्वेक्स है। आगे बढ़ते हैं जरा, स्फेरिकल मिरर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको सामने एकदम बिल्कुल फिगर समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं आपके सामने ये है, ये देखो, इसको हम लोग कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। अब इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना बच्चों, वो जो है इधर होता है, अंदर की तरफ होता है, गुफा कनकेव। और अगर मैं कन्वेक्स की बात करूंगा तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, ओपेक सरफेस अंदर की तरफ होता है, इसका ओपेक सरफेस बाहर की तरफ होता है। थोड़ा अलग से समझाऊं तो दिस इज कनकेव मिरर एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर, ठीक है। बस इसका ये देख लीजिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर की तरफ होता है और इसका अंदर की तरफ होता है। चलिए, कॉमन टर्म्स कुछ हैं इसके अंदर के, जैसे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखोगे, थोड़ा सा अलग से मैं आपको समझाता हूं इसको बना करके। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ये मान लेते हूं, मैंने बना लिया, आपको यहाँ पे P दे दिया, ये F और यहाँ पे C, और ये मैंने बनाया है कनकेव मिरर बच्चों। तो ये जो P दिख रहा है ना आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको R से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग। पोल की बात करते हैं, द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, ये वाला पोर्शन आपको क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, ये वाला। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, कहां से, मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ द विच द मिरर इज पार्ट, जिस स्फेरिकल का पार्ट होता है मिरर, उसके सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं जरा, चलिए कॉमन टर्म्स आप कुछ और जान लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखो प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे दोनों ही मिरर का दिया हुआ है आपके सामने। अगर मैं कनकेव मिरर की बात करता हूं तो एक कनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट ए पॉइंट F on the principal axis, this point is called the focus of the concave mirror, यानी ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे आके मिल रही है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सेम चीज वही हो जाएगा कन्वेक्स मिरर के अंदर। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है बच्चों आपको, कि अगर कनकेव की बात करता हूं तो इसकी फोकस हमेशा माइनस होती है, और कन्वेक्स की बात करते हैं तो ये प्लस होती है। चलिए ये चीज क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जरा, अगर मैं बोलूं कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर व्हिच रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आप लिखेंगे सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर व्हिच रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी गिवन में R दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, और हमें पता क्या करना है बच्चों, F इज इक्वल टू वाट, और वी नो डैट यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है तो ये प्लस होगा, है ना, तो वी नो डैट F इज इक्वल टू होता है R/2, तो R की जगह पे 32 और यहाँ पे 2 यानी 16 हो जाएगा। तो F की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 16, और किस में है भैया, सेंटीमीटर में है, यानी आपको ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपके लिए रहेगा,
ठीक है, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, यानी एक स्फेरिकल मिरर का, अब यहाँ पे स्फेरिकल मिरर नहीं कह रहा है कि भाई कौन सा है, कनकेव है या कन्वेक्स है, सिंपली कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर है। तो व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है आपको जो गिवन डाटा है बच्चों, गिवन डाटा वो दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हमें आर पता करना है, यहाँ पे आर बराबर वाट, वी नो डैट एफ इज इक्वल टू आर बट्टे 2। तो हमें अगर आर निकालना होगा तो 2f हो जाएगा, यानी 2 इंटू 20 बोले तो 40 सेंटीमीटर। आई होप कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये जितना भी मैंने टॉपिक बताया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बच्चों, ज़रूर मेरा हौसला अफजाई करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि सर और भी चैप्टर्स आप लेकर के आइए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, जो कि बिहार बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं या CBSE बोर्ड में हैं, उनके लिए काफ़ी जो है एडवांटेज मिलेगा ऐसी वीडियो से। तो मुझे मेरी हिम्मत अफजाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।